तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और हम पढ़ेंगे आज थर्ड निश कॉन्सेप्ट। थर्ड निश कॉन्सेप्ट, ये निश कॉन्सेप्ट हचिंसन ने दिया था, इसलिए इसको कहते हैं हचिंसन निश कॉन्सेप्ट। अब इस निश कॉन्सेप्ट के कई नाम हैं, जैसे हचिंसन ने दे रखा है तो हचिंसन निश कॉन्सेप्ट है। इसी निश कॉन्सेप्ट को कहते हैं हाइपर वॉल्यूम निश कॉन्सेप्ट। इसी निश कॉन्सेप्ट को एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल निश कॉन्सेप्ट। तो हाइपर वॉल्यूम निश कॉन्सेप्ट हो गया, मल्टी फैक्टोरियल निश कॉन्सेप्ट हो गया। इसी निश कॉन्सेप्ट को कहते हैं एन डायमेंशनल निश कॉन्सेप्ट। तो चलिए इतनी बातें तो हमने कर ली इसके नाम के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि ये निश कॉन्सेप्ट है क्या। इससे पहले हमने दो निश कॉन्सेप्ट देखे। एक निश कॉन्सेप्ट है, उसमें यह कहा गया कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटाट में जहां रहता है वो उसका निश होता है, मतलब हैबिटाट का ही छोटा सा पार्ट है, वो उसे निश कह रहे हैं, माइक्रो हैबिटाट। दूसरे निश कॉन्सेप्ट के अंदर यह कहा जा रहा है कि हैबिटाट में रहते हुए अगर वो फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है तो उस फंक्शनल रोल को उसका निश कहते हैं। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब हचिंसन बहुत प्रैक्टिकली इस निश कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, इसीलिए ये जो निश कॉन्सेप्ट है वो आज तक की डेट का मोस्ट वैलिड निश कॉन्सेप्ट है। एक तो ये मोस्ट वैलिड निश कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ ये मोस्ट एक्सेप्टेड भी है। सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया इसको कि ठीक है, जो बातें कही बहुत अच्छी कही है, बहुत सही तरीके से इन्होंने ये बातें कही हैं। अब इस निश कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको दो तीन चीजें हैं वो अच्छे से समझनी पड़ेगी। एक टर्म आता है, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस। एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? देखिए, जहां कहीं पर भी कोई भी इंडिविजुअल रहेगा, कहीं पर भी रहे, तो वो इंडिविजुअल अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करेगा। फूड सर्च करेगा, फूड कंज्यूम करेगा, किसी के साथ कंपटीशन करेगा, किसी को हेल्प करेगा। ठीक है, तो किसी के साथ में वो compete कर सकता है, किसी का प्रीडेशन कर सकता है, अपने फूड को कंज्यूम कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इन सारी एक्टिविटीज को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस। क्लियर हुआ ये? परफॉर्मेंस का मतलब, परफॉर्मेंस का मतलब all the activities, all the activities performed by an individual for its survival, like taking food, कंपटीशन, रिप्रोडक्शन, पेरेंटल केयर, सब चीजें, इन सबको मिला के कहते हैं परफॉर्मेंस। ऑल द एक्टिविटीज, आप एक बार इस टर्म पे ध्यान दीजिए, ऑल द एक्टिविटीज, उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। एक तो टर्म ये समझ में आना चाहिए। दूसरा एक और टर्म है, इसे हम कहते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज।
अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? हमेशा रिसोर्स का मतलब फूड से नहीं लेना है हमको। हम यूजुअली जब भी बोलते हैं रिसोर्सेज तो हमें लगता है कि हम फूड की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली फूड है, वो भी रिसोर्स ही है एक टाइप का, बट अवेलेबल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, ओवरऑल मीनिंग क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जहां कहीं पर भी रहेगा वहां अपनी एक्टिविटीज करेगा। ये सारी एक्टिविटीज, रहना, खाना, उठना, बैठना, सोना, कंपटीशन करना, लड़ाई करना, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना, सब कुछ करेगा। अब इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी सराउंडिंग में जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी एक ऑप्टिमम रेंज चाहिए। जैसे ग्रोथ करनी है तो लाइट कंडीशन कितनी चाहिए, तो वो लाइट भी एक टाइप का रिसोर्स है। जैसे यदि उसे रिप्रोडक्शन करना है तो टेम्परेचर कितना चाहिए, वो टेम्परेचर उसके लिए रिसोर्स है। उसे भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए, तो खाना किस टाइप का है, कितनी क्वांटिटी के अंदर है, कब अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है कि मुश्किल से अवेलेबल है, ये भी एक टाइप का रिसोर्स हो गया। क्लियर हुई चीजें आपको? कंपटीशन उसे करनी है तो कंपटीशन में उसे अपनी सराउंडिंग में एक बेटर एनवायरनमेंट चाहिए, वो भी उसका रिसोर्स हो गया। तो अवेलेबल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? अवेलेबल रिसोर्स का मतलब हुआ ऑल द सराउंडिंग फैक्टर्स, all the surrounding factors which are used by an organism while performing its different activities। अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो भी उसको रिसोर्स चाहिए, फैक्टर चाहिए, उसे कहते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, फूड हो सकता है, स्पेस हो सकता है, सब कुछ, वाटर हो सकता है, सब कुछ अवेलेबल रिसोर्स होते हैं। क्लियर हो गई? अब और एक बात समझिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में कभी भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट नहीं होंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हैबिटाट है, मान लो एक बार के लिए ये हैबिटाट है, ठीक है। अब यहां हैबिटाट में टेम्परेचर सपोज करो 27 डिग्री सेल्सियस है और ये बहुत लंबी हैबिटाट है, ये 5 किलोमीटर की हैबिटाट है, 5 किलोमीटर का एरिया है सपोज, ठीक है। इस कॉर्नर में 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहां पर 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेट्स सपोज एक बार। तो ये ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर में तो इजीली रह लेता है, लेकिन जब वो इधर जाता है तो इस टेम्परेचर में वो नहीं रह पाता। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अब अपने एरिया में इसी साइड वाला एरिया यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उधर वाले एरिया में तो ये सरवाइव नहीं कर पा रहा है, इसके लिए टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। सो जो अवेलेबल रिसोर्स है, ये टेम्परेचर भी एक टाइप का रिसोर्स है, ये टेम्परेचर भी एक टाइप का रिसोर्स है, दोनों ही टेम्परेचर एक टाइप के रिसोर्सेज है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म इस रिसोर्स को तो यूज कर सकता है और इसी रिसोर्स की इस रेंज को यूज नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात आपको? ऐसे ही मान लीजिए फूड है, यहां पर सपोज करो प्लांट स्पीसीज XYZ है और इधर मान लीजिए ABC है। वो XYZ तो यूज कर सकता है लेकिन ABC यूज नहीं कर सकता, तो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा अगर ABC स्पीसीज आ गई तो वहां। अब हम निश कॉन्सेप्ट हचिंसन वाला आराम से समझ सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिसोर्सेज है वो थोड़े थोड़े चेंज होते ही रहते हैं। टेम्परेचर में थोड़ा चेंज मिलेगा, लाइट कंडीशन में थोड़ा चेंज मिलेगा, वाटर में चेंज मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स में चेंज मिलेगा, फूड अवेलेबिलिटी में, कॉम्पिटिटर्स के टाइप में, सब में चेंज मिलते हैं।
तो अब हम छोटी छोटी बातें करते हैं। हम पहला पॉइंट ये कहेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है कि वो इस टेम्परेचर में रह सकता है, इसमें नहीं रह सकता, तो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। इसी तरीके से जब एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपनी एक्टिविटीज करेगा, यानी अपनी परफॉर्मेंस करेगा, तो उसी को उसका निश कहते हैं। ऑल द अवेलेबल फैक्टर्स इन द सराउंडिंग अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इट्स फंक्शनल रोल और अदर एक्टिविटीज, उसको कहते हैं हम निश। निश का मतलब दो चीजों से होता है। निश का मतलब है एक तो अवेलेबल रिसोर्सेज से, एक उसकी परफॉर्मेंस से। तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने कितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि अगर वो रिसोर्स यूटिलाइज करेगा तो रोल प्ले करेगा अपना। इसलिए निश को हम डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से, परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी, अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पे भी। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें लिखा देता हूं पॉइंट टू पॉइंट, वो लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज द मोस्ट वैलिड कॉन्सेप्ट टिल द डेट। शायद ये लिख लिया होगा आपने, इट इज द मोस्ट वैलिड कॉन्सेप्ट टिल द डेट। दूसरा पॉइंट लिखिए, दिस कॉन्सेप्ट पुट ए फोर्स, दिस कॉन्सेप्ट पुट ए फोर्स अपॉन द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, upon the physical environment of an organism under which it is living, under which it is living. Next point लिखिए, according to this concept, an organism's performance depend upon the abiotic factors and other biotic forms of the surrounding. Next point, every species in the nature is adapted to its environment and it cannot survive आउटसाइड ऑफ इट्स एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग, अपने एनवायरमेंट के बाहर बहुत ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। दिस अकर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, हर स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अडेप्टेड होती है। नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन एन ऑप्टिमल रेंज फॉर द सर्वाइवल and performance of an organism, अब लिखिए, so an area of the habitat or the home range where an organism perform its functional role under certain set of environmental gradient, is known as its niche. अब देखो, हचिंसन ने इस निश कॉन्सेप्ट के अंदर क्या किया, इन्होंने इस निश कॉन्सेप्ट के अंदर कहा कि एक ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस उस के सराउंडिंग में प्रेजेंट हर फैक्टर पे डिपेंड करती है, और यह बात बिल्कुल सही है। अगर एक भी फैक्टर अगेंस्ट में चला गया तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो हचिंसन ने क्या करते हैं, हचिंसन कि जैसे एक ग्राफ बनाया, एक एक्सिस के ऊपर लेट सपोज कि इन्होंने लाइट ले ली और दूसरे एक्सिस पे लेट सपोज इन्होंने टेम्परेचर ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस लाइट और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस तो रेनफॉल पे भी डिपेंड करती है। तो ये रेनफॉल
के लिए एक और डायमेंशन निकालनी पड़ी ग्राफ के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली ये तीन ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए एक और एक्सिस निकालनी पड़ी। इसी तरीके से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में कौन से बायोटिक फॉर्म्स हैं, तो उनके लिए भी एक और डायमेंशन निकालनी पड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉन्सेप्ट में हर फैक्टर के लिए एक डायमेंशन है, इसीलिए इसे कहते हैं एन डायमेंशनल, एन डायमेंशनल निश कॉन्सेप्ट। एन डायमेंशनल निश कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, लिखिए, इन दिस कॉन्सेप्ट सॉरी, इन दिस कॉन्सेप्ट every abiotic factor, in this concept every abiotic factor is taken as an separate dimension, taken as a separate dimension, and an organism is affected by every environmental factor. Hence it is known as n-dimensional. Every factor is taken as a separate dimension. Then next, अगर इस पूरे के पूरे ग्राफ में हम ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस को प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ कुछ एब्स्ट्रैक्ट आता है इस तरीके से। एक ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस ऐसी से कुछ आती है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कोई आर्ट, कोई पेंटिंग टाइप का सा आ गया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं हाइपर वॉल्यूम। तो एक ऑर्गेनिज्म का परफॉर्मेंस का ग्राफ हाइपर वॉल्यूम आता है, इसलिए इसे कहते हैं हाइपर वॉल्यूम निश कॉन्सेप्ट। इसे मल्टीफैक्टोरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस। The graph of the performance under certain factors comes to be a hypervolume, hence it is known as hypervolume niche concept. लिख लीजिए दो बातें और लिखिए। According to this concept, multiple factors affect the performance of an organism, hence this concept is known as multifactorial niche concept. अगली लाइन लिखिए, the performance of an organism under all the factors comes to be a hypervolume, hence it is known as hypervolume niche concept. Hypervolume niche concept. अब ये ग्राफ बना लीजिए आप। चलिए आगे बात करते हैं निश के टाइप्स की। हचिंसन ने निश को दो टाइप्स में डिवाइड किया। बहुत इजी है ये, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ निश अकॉर्डिंग टू हचिंसन। टाइप्स ऑफ निश अकॉर्डिंग टू हचिंसन। लिखो एक लाइन, हचिंसन डिवाइडेड निश इंटू टू मेजर टाइप्स। हचिंसन डिवाइडेड निश इंटू टू मेजर टाइप्स। देखना, पहला जो निश है इसको कहते हैं फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश। दूसरा जो निश है इसे कहते हैं रियलाइज्ड निश। रियलाइज्ड निश। अब एक बार के लिए आप यूं समझो कि निश का मतलब होता है अवेलेबल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने का तरीका, या अवेलेबल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना, वो निश होता है। अभी फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश दोनों में क्या डिफरेंस है तो उसके लिए हमको एक छोटी सी चीज एज्यूम करनी पड़ेगी। सपोज करिए कि ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है, और यही फॉरेस्ट है
हम एक बार दोनों के लिए कंडीशन चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यह है एक फॉरेस्ट, आप इसको हैबिटाट भी कह सकते हो, फॉरेस्ट है, हैबिटाट है, और ये भी है फॉरेस्ट, सेम ही फॉरेस्ट है, बट अपन कंडीशन दो अलग अलग लगाएंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा अपने को आराम से, ठीक है ना। इमेजिन करिए कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक डियर है, अकेला रहता है, ये डियर अकेला है, ठीक, इसको ये मिटा देता हूं ना, ये डियर है वो अकेला रहता है। या फिर ऐसा हो सकता है इस डियर के साथ इसी की स्पीसीज के कुछ और मेंबर्स भी रहते हैं, 10-15 डियर रहते हैं, एक छोटी पॉपुलेशन है डियर की। तो अपन पॉपुलेशन लेवल पे भी समझ सकते हैं, अपन इंडिविजुअल लेवल पे भी समझ सकते हैं। पहले मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे समझा देता हूं। तो एक फॉरेस्ट है, बड़ा सा फॉरेस्ट है, और इस बड़े से फॉरेस्ट में एक डियर अकेला रहता है। अब हमें कुछ बातें इमेजिन करनी है, ठीक। इमेजिन करो कि इस डियर के अलावा इस फॉरेस्ट में कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी और ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसको कोई कंपटीशन नहीं करनी पड़ेगी, तो नो कंपटीशन। इस डियर के लिए कैसी कंडीशन है? बिना कंपटीशन वाली, कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा, इस डियर को मार के खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म यहां नहीं है, इसका मतलब इस डियर का प्रीडेशन नहीं हो सकता, तो नो प्रीडेटर प्रेशर, नो प्रीडेटर प्रेशर, इसके ऊपर कोई प्रीडेटर का प्रेशर भी नहीं है। कोई कंपटीशन करने वाला भी, कोई हाथी, कोई जेब्रा, कोई डियर, कोई दूसरा रैबिट वगैरह कोई नहीं है, कोई इसका कॉम्पिटिटर भी नहीं है, कोई प्रीडेटर भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज मानते हैं कि यहां पर इसको कोई डिजीज नहीं होती, नो डिजीज प्रेशर, नो डिजीज प्रेशर, कोई तरीके की डिजीज नहीं है, ठीक है, चलो कोई डिजीज प्रेशर भी नहीं है। मान लेते हैं कि ये डियर जिस टाइप के प्लांट्स को खाता है वो टाइप के प्लांट्स यहां हर जगह अवेलेबल है, चाहे ये इस कोने में जाए, चाहे इस कोने में जाए, चाहे इस कोने में, कहीं पर भी जाए, इसके लिए हर जगह पर इसका फूड है। तो हम कहेंगे अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड फूड अवेलेबल है, ठीक है। यहां पे ये जहां पर भी जाता है इसको रहने के लिए जगह मिल जाती है, तो इसके लिए इस पूरे जंगल में अनलिमिटेड स्पेस है। ये कंडीशंस मान लो एक बार है इस डियर के लिए। अगर नेचर में ऐसी कंडीशन कहीं पर मिलती है तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट। इन कंडीशंस को कहेंगे अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट। सैचुरेटेड का मतलब होता है भरा हुआ। कई बार हम कहते हैं ना मेरा माइंड सैचुरेट हो रखा है, इसका मतलब उस माइंड में पहले से सारी चीजें भरी हुई है। अनसैचुरेटेड मतलब खाली, एकदम सब कुछ खाली है वहां पे, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसी कंडीशन मिल जाए तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी परफॉर्मेंस कितने अवेलेबल रिसोर्सेस पे डिपेंड करेगी, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसी कंडीशन मिल जाए तो वो अवेलेबल रिसोर्सेस को कैसे यूज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये डियर इधर भी जाएगा, 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 इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। मतलब डियर ये कोशिश करेगा कि वो अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करे, मैक्सिमम जितना वो कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसमें पावर है, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फंडामेंटल निश क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट बन जाए
तो उस अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट में उसकी परफॉर्मेंस को फंडामेंटल निश कहते हैं। ऐसे में एक ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम परफॉर्म करता है, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ परफॉर्म करता है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि हमने कहा नो कंपटीशन, नो प्रीडेशन, नो डिजीज प्रेशर। इसका मतलब कोई भी टाइप की इंटरेक्शन है ही नहीं, यहां पे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन ही नहीं है। ना कंपटीशन है, ना पैरासिटिज्म है, ना प्रीडेशन है, ना म्यूचुअलिज्म है, कुछ भी नहीं है यहां पे। तो फंडामेंटल निश कौन सा निश हुआ? ऐसा निश जो इंटरेक्शंस की एब्सेंस में होता है या बनता है। तो विदाउट इंटरेक्शन निश जो होता है वो फंडामेंटल निश होता है। फंडामेंटल निश का मतलब अब ऐसे समझो कि भाई जब कोई रोक टोक ना हो तो एक ऑर्गेनिज्म कितनी दूर तक जा सकता है, कितने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, वो उसका फंडामेंटल निश है। ये फंडामेंटल निश तब होगा जब ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसी कंडीशन बनेगी और एक ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम सराउंडिंग को यूज कर पाएगा। अब आते हैं रियल कंडीशन पे, इसीलिए इसका नाम रखा है रियलाइज्ड, रियल। नेचर में कोई भी स्पीसीज, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक, कोई भी स्पीसीज ऐसी नहीं है जिसके लिए अनलिमिटेड फूड हो। आज की डेट में सारी स्पीसीज लिमिटेड फूड की प्रेजेंस में रह रही है। वो फूड के लिए कंपटीशन कर रही है, वो फूड की अवेलेबिलिटी के लिए कंपटीशन कर रही है। ऐसी कोई स्पीसीज नहीं है जिसके ऊपर प्रीडेशन का प्रेशर ना हो। हर स्पीसीज पे कोई ना कोई प्रीडेटर प्रेशर रहता है। अब प्रीडेटर का मतलब यही नहीं कि मारने के बाद खाने वाला भी हो, ऐसे ही मार दे बिना बात के। चलो ह्यूमन को हम एक अलग तरीके से ले लेते हैं कि ह्यूमन के ऊपर कोई और स्पीसीज नहीं है, बट ह्यूमन को तो मारता ही है। खैर, इसको छोड़ देते हैं। नेचर में कोई स्पीसीज ऐसी नहीं है जिसको डिजीज ना हो। इवन बैक्टीरिया पर भी बैक्टीरिया फाज अटैक कर सकते हैं। खैर, वो डिजीज नहीं है, बट एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि नेचर में कोई स्पीसीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर डिजीज प्रेशर ना हो, जिसको कोई बीमारी ना होती हो। नेचर में कोई स्पीसीज नहीं है जिसके लिए अनलिमिटेड रहने लायक स्पेस हो। ऐसे तो डेजर्ट खाली पड़ा है, रह लो डेजर्ट में जाके, बट वो रहने लायक नहीं है ना। तो स्पेस भी अनलिमिटेड नहीं है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो एक स्पीसीज के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए हमेशा कंपटीशन रहता है, हमेशा कोई ना कोई टाइप का प्रीडेटर प्रेशर रहता है। एक स्पीसीज के लिए हमेशा किसी ना किसी टाइप का डिजीज प्रेशर रहता है। एक स्पीसीज के लिए हमेशा फूड लिमिटेड रहता है। लिमिटेड फूड लिख लीजिएगा, लिमिटेड फूड रहता है। एक स्पीसीज के लिए हमेशा किसी ना किसी टाइप का लिमिटेड स्पेस ही रहता है। तो अब ऐसा एनवायरनमेंट यदि कहीं पर है, इसे कहते हैं सैचुरेटेड एनवायरनमेंट। सैचुरेटेड एनवायरनमेंट, आई बात समझ में? अब एक बार देखो, वही जंगल है। अब इस जंगल के अंदर ये डियर है, यहां पे रहता है। डियर इस डायरेक्शन में जाना चाहे, यहां लॉयन बैठा हुआ है, तो डियर जानबूझ के अपने प्रीडेटर के पास तो नहीं जाएगा। डियर इस डायरेक्शन में जाना चाहे, यहां टाइगर्स रहते हैं। डियर इस डायरेक्शन में जाना चाहे, मान लीजिए एलिफेंट्स रहते हैं। डियर इस डायरेक्शन के अंदर आना चाहता है, लेट सपोज कि यहां पर फॉक्सेस रहती हैं। डियर इस साइड में जाना चाहे, यहां पर कोई फूड नहीं है। डियर इस साइड के अंदर आना चाहे तो यहां पर माइक्रोब्स बहुत ज्यादा हैं। कहने का मतलब, एक चीज समझाने के लिए है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, फूड लिमिटेड होगा, स्पेस लिमिटेड होगा, तो ये डियर क्या करेगा? थोड़ी सी दूर यहां चला जाएगा,
थोड़ी सी दूर यहां तक चला जाएगा, थोड़ी सी दूर यहां तक चला जाएगा, थोड़ी सी दूर यहां चला जाएगा, और अपने पूरे लाइफ में ये इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा, इतने से एरिया में। देखो फॉरेस्ट का एरिया तो बहुत बड़ा है, अगर इसमें हिम्मत है तो जाए किधर भी। टाइगर के पास जाएगा, टाइगर मना नहीं करेगा कि इधर मत आ। लाइन के पास जाएगा, लाइन भी मना नहीं करेगा कि इधर मत आ। लेकिन ये डियर समझदार है, ये डियर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में अपने पूरे फंडामेंटल निश को यूज नहीं करेगा। चाहे तो कर सकता है बट नहीं करेगा। इसलिए रियलाइज्ड निश क्या होता है, फंडामेंटल निश का ही छोटा सा पार्ट जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में यूटिलाइज करता है। फंडामेंटल का ही पार्ट है, ध्यान रखना, अलग से नहीं है, उसी फॉरेस्ट का पार्ट है। पूरा फॉरेस्ट उसके लिए फंडामेंटल है कि जाओ पूरे फॉरेस्ट को यूज करो, करना है तो, बट नहीं करेगा, वो छोटे से रियलाइज निश में रहेगा। अगर हम अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट को कंपेयर करें सैचुरेटेड एनवायरनमेंट से, तो अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट या तो नेचर में होता ही नहीं है। आपने कभी देखा है कहीं पर कि कोई कंपटीशन ना हो, कोई प्रीडेटर प्रेशर ना हो, कोई डिजीज प्रेशर ना हो, अनलिमिटेड फूड हो, अनलिमिटेड स्पेस हो? नहीं होता। नेचर में अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट या तो होता ही नहीं है, और अगर हुआ तो बहुत थोड़े से समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आर्टिफिशियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने इतनी बड़ी एक पेट्री डिश बना ली और उस पेट्री डिश के अंदर बहुत सारा कल्चर मीडिया न्यूट्रिशन डाल दिया, उसमें एक बैक्टीरिया छोड़ दिया, तो क्या हुआ? उस बैक्टीरिया के लिए एक बार के लिए अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट बन गया, बट कितनी देर तक? वो बैक्टीरिया वहां मल्टीप्लाई करेगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी, दूसरे बैक्टीरिया हो सकता है अटैक कर दे, फंगी अटैक कर दे वहां पे, धीरे धीरे करके वही पेट्री डिश है उसके लिए सैचुरेटेड होती चली जाएगी। एक तो ये चीज समझिए। दूसरा नेचुरली समझिए, जैसे कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर आग लग गई, आग लगने से फॉरेस्ट का छोटा सा एरिया खाली हो गया। अब ये थोड़े समय के लिए खाली जो हुआ है वो अनलिमिटेड टाइप का है, अनसैचुरेटेड टाइप का है, बट रियल सेंस में तो नहीं है, और थोड़े ही समय में इसको वापस ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा तो वापस से ये सैचुरेटेड हो जाएगा। इसलिए अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट या तो होता ही नहीं है या बनता है थोड़े समय के लिए, यही एनवायरनमेंट बदल जाता है सैचुरेटेड एनवायरनमेंट। रियल एनवायरनमेंट वही है, रियल में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सब के प्रेजेंस में ही रहते हैं, कंपटीशन के प्रेजेंस में, प्रीडेटर के प्रेजेंस में, डिजीज के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो निश अब वापस से एक बार समझिए, ऐसा निश जो बिना इंटरेक्शन के बनता हो, फंडामेंटल निश। ऐसा निश जिसमें ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम परफॉर्म कर सकता हो, फंडामेंटल निश। ऐसा निश जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के लिए किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना हो, फंडामेंटल निश। इसका उल्टा कर लो, रियलाइज्ड निश बन जाता है। फंडामेंटल निश के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, इसलिए फंडामेंटल निश को हम कह सकते हैं प्री कॉम्पिटिशन निश। प्री कॉम्पिटिशन निश, कॉम्पिटिशन से पहले वाला निश, क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो दूर तक यूज होगा, और जब कंपटीशन स्टार्ट हो जाए या कंपटीशन हो जाए तो उसे कहते हैं पोस्ट कंपटीशन निश। पोस्ट कंपटीशन निश, कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद वाला निश, उसको कहते हैं रियलाइज्ड निश। अब एक बार के लिए डायग्राम आप बना लो, फिर वापस से हेडिंग डालो फंडामेंटल निश। मैं आपको इस फंडामेंटल निश के बारे में और चीजें एक्सप्लेन करता हूं, लिखवा भी देता हूं। तो चलो वीडियो पॉज कर लो एक बार के लिए और ये डायग्राम है वो बना लो। अब लिखो, हेडिंग डालो फंडामेंटल निश, और फंडामेंटल निश में लिखना चालू कर दो। लिखिए, दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to utilize the available resources when no factor is being limiting. No factor is being limiting.
आगे लिखिए, द इकोलॉजिकल निश ऑफ ए स्पीसीज in the absence of interactions with other species is referred to as fundamental niche. Next लिखिए, fundamental niche is the entire set of conditions which an organism or population can utilize under unsaturated environment. Next लिखिए, fundamental niche is typically wider and only limited by ecological factors. ये लिमिटेड तभी हो सकता है जब इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर लिमिटिंग होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं फंडामेंटल निश। लिखिए आगे और लिखिए, fundamental niche is the niche when an organism can perform maximum under unsaturated environment। तो ये तो हो गया फंडामेंटल निश के बारे में छोटी मोटी बातें। अब लिखिए रियलाइज्ड निश। पहला पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल to utilize the available resources in the presence of other living organisms। देखो यहां पे कि इस डियर के सराउंडिंग में रिसोर्सेज भी है और इस डियर के सराउंडिंग में अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में रहते हुए आखिर वो कैसे रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, इसको कहते हैं रियलाइज निश। दूसरे के प्रेजेंस में यूज करना, वो रियलाइज्ड होता है। नेक्स्ट लिखिए, रियलाइज्ड निश इज द पोर्शन ऑफ फंडामेंटल निश दैट ए स्पीसीज एक्चुअली एक्सप्लॉइट एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विथ अदर स्पीसीज। नेक्स्ट लिखिए, बायोटिक इंटरेक्शंस लाइक कंपटीशन, प्रीडेशन, डिजीज reduce the fundamental niche of a species and force a species to utilize a smaller area which is known as its realized niche, An organism survives in realized niche for long time in its life। ज्यादातर समय वो अपने रियलाइज निश में ही रहता है। लिखिए, since the natural conditions are never unlimited for a population, hence a population is restricted to a small area of its fundamental niche। एक पॉपुलेशन छोटे एरिया में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि उसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। आगे लिखिए, इन नेचर unsaturated environment is either absent or created for a very short time, and soon the unsaturated environment is converted into saturated environment. So the saturated environment is the real environment under which all the living organisms survive। नेक्स्ट लिखिए, चलिए नेक्स्ट कुछ नहीं लिखना है, एक मैं एग्जाम्पल आपको नेचुरल दे देता हूं। ओशंस के अंदर जहां टाइड्स आते हैं, इंटरटाइडल जोन, जहां टाइड्स आते हैं, इंटरटाइडल जोन होता है,
वहां पर बार्नेकल की दो स्पीसीज रहती है। देखना एक बार ध्यान से, जैसे कि ये एक चट्टान है, ये रॉक है और ये ओशियन है, पानी है, ये ओशियन है, ठीक है। अब पहला केस, यहां पर बार्नेकल की एक छोटी स्पीसीज है, ये छोटी स्पीसीज पूरी चट्टान के ऊपर फैली हुई है। जहां तक ये चट्टान जाती है वहां तक चारों तरफ आपको ये बार्नेकल की छोटी स्पीसीज देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ कि इस छोटी स्पीसीज ने पूरी की पूरी रॉक को यूटिलाइज कर लिया? क्योंकि इस स्पीसीज के अलावा यहां कोई दूसरी स्पीसीज नहीं है। नो कंपटीशन, नो प्रीडेशन, अनलिमिटेड स्पेस इसके लिए। इस स्पीसीज का नाम है कैथेलेमस। स्पीसीज है, ठीक है। तो ये स्पीसीज पूरी की पूरी चट्टान को, रॉक को यूटिलाइज कर रही है। तो ये पूरी चट्टान इसका क्या हो गया? फंडामेंटल निश। ध्यान से देखना, फंडामेंटल निश। क्यों कहा हमने इसको फंडामेंटल निश? क्योंकि ये स्पीसीज पूरे रिसोर्सेज को अवेलेबल जितने हैं उसको यूज कर रही है। चट्टान का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें ये नहीं है। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल, यही चट्टान है और अब यहां पर बार्नेकल की एक और स्पीसीज आ जाती है रहने के लिए, सेमीबेलेनस। ये स्पीसीज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। तो जैसे ही ये स्पीसीज आई, इस स्पीसीज ने चट्टान के ऊपर खुद को स्टैब्लिश कर लिया और खुद को स्टैब्लिश किया। तो कैथेलेमस स्पीसीज है वो अब चट्टान में सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में मिलती है, नीचे मिलती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटर, पहली वाली स्पीसीज ने अपने आप को छोटे एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर लिया। दैट इज नोन एज इट्स रियलाइज्ड निश। इसको कहते हैं इसका रियलाइज्ड निश। चीज समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया एक और एग्जांपल, फंडामेंटल निश, रियलाइज्ड निश। अब अगर एग्जाम के अंदर मान लीजिए कुछ आए इस तरीके का, तो आपको यह देखना है कि क्या दूसरे स्पीसीज भी प्रेजेंट है किसी के साथ। अगर प्रेजेंट है तो रियलाइज्ड निश होगा, अगर एब्सेंट है तो फंडामेंटल निश होगा। चलिए अब हम बात करते हैं निश के साइज के बारे में। एक हेडिंग टाइप में लिखिए, लिखो, एक हेडिंग डाल के लिखो, द साइज ऑफ फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश डिपेंड्स अपॉन, द साइज ऑफ फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश डिपेंड्स अपॉन द interactions among species, the interactions among species। ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये एक फॉरेस्ट है, ध्यान से समझना एक बार कि ये फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में एक डियर रहता है और इस डियर के सराउंडिंग में लायन, टाइगर, एलिफेंट और माइक्रोब्स, ये सब भी है। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो रहा है? रियल कंडीशंस है, यहां रियल नेचुरल कंडीशंस देखने को मिल रही है। रियल कंडीशंस का मतलब हो गया यहां कंपटीशन है, मेनली कंपटीशन है, यहां प्रीडेशन है, यहां पर डिजीज है, सब कुछ है। तो आप मेरे को यह बताओ कि यह डियर क्या पूरा का पूरा जंगल यूज कर पाएगा?
या अपने आप को छोटे से एरिया में रखेगा? छोटे से एरिया में रखेगा। पूरा जंगल क्या है उसके लिए? पूरा जंगल उसके लिए है फंडामेंटल निश। पूरे जंगल में जाना चाहे तो जाए, फंडामेंटल निश। इसलिए जब भी रियलाइज्ड कंडीशंस होती है, कंपटीशन होता है, तो पूरा जंगल बड़ा होता है और वो पूरे जंगल में से छोटे से एरिया में अपने आप को सिमेट लेता है, तो रियलाइज्ड निश छोटा होता है। आप साइज नापो, ये डियर जाने को यहां तक जा सकता है, लेकिन जाता इतने से एरिया में है। इसका मतलब कि रियल कंडीशन में फंडामेंटल निश इज ग्रेटर देन रियलाइज्ड निश। ये बात आप आराम से फिर से समझ लीजिएगा। जब कंपटीशन होगी, हर कोई मारने के लिए तैयार है, तो हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, छोटे से एरिया में रहते हैं। जाने को बड़े एरिया में जा सकते हैं, हमारे लिए बड़ा एरिया अवेलेबल है, तो जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो फंडामेंटल है, बट जहां रियल में रहते हैं वो रियलाइज्ड है। तो ऐसे कंडीशन में हम छोटे से एरिया में रहेंगे, तो फंडामेंटल तो बड़ा है बट रियलाइज्ड छोटा है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझो। मान लो कि ये आपका खेत है, क्रॉपलैंड है, क्रॉपलैंड 1 मान लो इसको। इस क्रॉपलैंड 1 के अंदर एक प्लांट लगा हुआ है और इस प्लांट पे एक फ्लावर है, और इस फ्लावर को कोई हनी बी, सपोज ये हनी बी है, और ये हनी बी इस फ्लावर को विजिट करती है, तो यहां पर हनी बी से इसके पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन इस प्लांट के हनी बी पे चिपक गए। अब ये कहीं दूर दूसरे क्रॉपलैंड में जाती है, जहां पर उसी स्पीसीज का कोई प्लांट है, और ये हनी बी यहां पर जाती है, तो यहां पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देती है। ये हनी बी ने यहां पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर दिए। मेरी बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये फ्लावर यानी ये प्लांट, इस प्लांट के जीन्स, अगर ये हनी बी नहीं होती तो क्या एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में जा पाते? इसके पोलन ग्रेन अगर ये हनी बी नहीं होती तो यहीं गिर जाते। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने इसके साथ म्यूचुअलिज्म दिखाया, जिसने इसके साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन दिखाई, जिसने इसकी हेल्प करी, तो इस ऑर्गेनिज्म ने इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स को दूसरे हैबिटाट तक पहुंचा दिया। अगर रियल में देखा जाए तो यह प्लांट अपने पोलन ग्रेन को इसी हैबिटाट तक रख सकता है अपने खुद के दम पे, लेकिन दूसरे की हेल्प मिली तो वो दूसरे हैबिटाट तक चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन, जैसे म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म, ऐसे केस में जो फंडामेंटल निश है वो छोटा हो जाता है और रियलाइज्ड निश बड़ा हो जाता है। कैसे? कि इस प्लांट के लिए अपना खुद का खेत, अपना खुद का क्रॉपलैंड, ज्यादा से ज्यादा वहीं तक जा सकता था ये, लेकिन रियल में ये दूसरी जगह तक चला गया, तो रियल में इसने ज्यादा एरिया कवर कर लिया, वैसे तो नहीं कर पाता। इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, इसको कहते हैं फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन ये भी लिख लेना, सिम्बायोसिस, फैसिलिटेशन, सिम्बायोसिस, रियलाइज्ड कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, कंपटीशन, इसको इनहिबिशन भी कहते हैं, इनहिबिशन। मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा ये चीज आपको, एक बार इतना समझिए आप। अब एक और चीज समझते हैं।
अगर ऐसा हो जाए कि एक हैबिटाट है और इस हैबिटाट में एक डियर रहता है, इस हैबिटाट में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है तो सही यहां पे, जैसे यहां पे एलिफेंट है, जैसे यहां पे मान लीजिए रैबिट्स है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म यहां रहते हैं लेकिन कोई किसी से बोलता ही नहीं है, नो इंटरेक्शन, कोई किसी से बात नहीं करता, जरूरत ही नहीं है, यहां फूड इतना अवेलेबल है कि कंपटीशन होता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं इकोलॉजी की लैंग्वेज में टॉलरेंस। ध्यान से समझ लेना, टॉलरेंस का मतलब ऐसे टॉलरेट करना नहीं होता कि आपको पसंद नहीं है फिर भी आप टॉलरेट किए जा रहे हो किसी चीज को, वो टॉलरेट नहीं है। इस टॉलरेंस का मतलब है नो इंटरेक्शन, कोई किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। तो ये डियर पूरे फॉरेस्ट में जा सकता है, जब इसको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, इसको ना मारेगा ना इसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, तो क्यों नहीं जा सकता, आराम से जा सकता है। ऐसे केस में फंडामेंटल निश और रियलाइज निश बराबर हो जाते हैं कि भाई जितने मैक्सिमम अवेलेबल है उतने मैक्सिमम यूज कर सकते हो, तो फंडामेंटल निश और रियलाइज निश बराबर हो जाता है। तो ये है हमारे पास में निश को लेकर के छोटी मोटी बातें। जैसे एक और, अभी इसको डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। मैक्सिमम एरिया इतना कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम एरिया इतना कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम एरिया इतना कवर कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं वो होता है फंडामेंटल निश। बट रियल में इतने से एरिया में है, बट रियल में इतने एरिया में है, बट रियल में भी इतने ही एरिया में है। तो अब आप बताओ, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, तो पहले आप ये बताओ कि कौन से में फंडामेंटल निश छोटा है, कौन से में बड़ा है, कौन से में बराबर है, कौन से में कंपटीशन चल रही है, कौन से में म्यूचुअलिज्म है, कौन से में नो इंटरेक्शन है। हमने कहा कि मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं, तो मैक्सिमम वाला तो हो गया फंडामेंटल, और रियल में यहीं पर है तो रियलाइज्ड हो गया ये। इसका मतलब कि फंडामेंटल निश तो ये है, रियलाइज निश ये है, यहां पर चल रहा है कंपटीशन। चलिए, फंडामेंटल निश ये है बट रियल में इसको भी क्रॉस करके और ज्यादा बड़ा एरिया कवर हो रहा है। इसका मतलब यहां पे चल रहा है म्यूचुअलिज्म, या फैसिलिटेशन बोल सकते हो, म्यूचुअलिज्म बोल सकते हो। इसमें जितना फंडामेंटल है उतना का उतना रियलाइज्ड है, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये समझनी है आपको। नाउ एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, आप आंसर करिएगा कमेंट करके, समझ में आएगा, देखते हैं कितना समझ में आता है आप लोगों को। 3 हैबिटाट है, हैबिटाट 1, हैबिटाट 2, हैबिटाट 3। पहली हैबिटाट के अंदर कंपटीशन चल रही है, दूसरी हैबिटाट के अंदर फैसिलिटेशन चल रहा है, तीसरी हैबिटाट में टॉलरेंस चल रहा है। तो अब मुझे आप ये बताएंगे कि इन तीनों हैबिटाट्स में से कौन से हैबिटाट का फंडामेंटल निश बड़ा है, फिर छोटा है, फिर सबसे छोटा है। कौन से हैबिटाट का रियलाइज्ड निश छोटा है, बड़ा है, उससे भी बड़ा है। यानी कि कौन से हैबिटाट के 3 हैबिटाट है,
3 फंडामेंटल निश है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताओ मेरे को, हैबिटाट 1 का, हैबिटाट 2 का या हैबिटाट 3 का, किसका फंडामेंटल निश सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, किसका सबसे बड़ा रियलाइज निश है, उससे छोटा रियलाइज निश और उससे भी छोटा रियलाइज निश, और तीनों के अंदर सेपरेटली फंडामेंटल निश और रियलाइज निश में क्या डिफरेंस है, इतना आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपने सही सही बताया तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आने लग गई है, और अगर चीजें समझ में आने लग गई हैं तो बस और तो चाहिए ही क्या। तो ये तो हुआ आपके लिए एक एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं निश विड्थ की। इसको विड्थ भी लिख सकते हो, निश विड्थ भी लिख सकते हो। निश विड्थ और विड्थ, ध्यान से समझिए इस निश विड्थ और विड्थ का मतलब क्या है। हमने अभी अभी बात करी कि जब कभी भी हम अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब हो गया टेम्परेचर, फूड, स्पेस, लाइट, वो सारे फैक्टर्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है उनको कहते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज। सही बात है कि नहीं बात है? सही है। अच्छा, दूसरी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में यह भी बताया था कि कभी भी किसी हैबिटाट में रिसोर्सेज कांस्टेंट नहीं होते। कांस्टेंट इन द सेंस ये नहीं है कि आप यहां बैठे हो तो भी आपको उतना ही टेम्परेचर फील हो रहा है, दूसरी जगह भी उतना ही टेम्परेचर फील हो रहा है। आप यहां बैठे हो तो भी आपको यही खाना मिल रहा है, दूर जा रहे हो तो भी वही खाना मिल रहा है। चेंज होता है ना चीजें। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे टेम्परेचर है वो मान लो कि 25 है, कहीं पे 25.1 है, कहीं पे 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। ऐसे टेम्परेचर की एक रेंज है, देयर इज अ रेंज। जैसे सपोज करिए कि फूड है, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का सीड है, 1 सेंटीमीटर छोटा सीड है, या 2 सेंटीमीटर छोटा सीड है, 3 सेंटीमीटर का सीड है, 4 सेंटीमीटर का सीड है, या फ्रूट है मान लो। तो फूड की साइज के अंदर डिफरेंस आ रहा है। लीफ की साइज मान लो, 1 सेंटीमीटर की लीफ, 2 सेंटीमीटर की लीफ, 3 सेंटीमीटर की लीफ, यानी कि ये साइज में चेंज आ गया। स्पेस के अंदर भी मान लीजिए कि रहने लायक स्पेस है, फिर थोड़ा और रहने लायक स्पेस है, फिर बाद में रहने लायक स्पेस नहीं है, ऐसे करके। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि जब कभी भी बात होती है अवेलेबल रिसोर्सेज की, सो देयर आर ऑलवेज ए रेंज जो रिसोर्सेज में होती है। हमेशा एक रेंज होगी रिसोर्सेज के अंदर। जैसे लीफ की साइज में रेंज है, टेम्परेचर में है, लाइट कंडीशन में है, स्पेस सब में है। अब समझो निश का मतलब और उसकी विड्थ का या विड्थ का मतलब चौड़ाई। निश विड्थ का मतलब यह होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की हैबिटाट में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उस अवेलेबल रिसोर्सेज में वो कितनी रेंज को यूज कर सकता है। क्या ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर वाला फ्रूट ही खाता है? नहीं, इससे छोटा भी नहीं खाएगा, इससे बड़ा भी नहीं खाएगा, खाएगा तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर। क्या ऐसा है कि वो 1 सेंटीमीटर वाला भी खा लेता है, 2 सेंटीमीटर वाला भी खा लेता है, 3 सेंटीमीटर वाला भी खा लेता है? तो निश विड्थ का मतलब हो गया अवेलेबल रिसोर्सेज की कितनी रेंज को एक ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है, वो उसकी निश विड्थ होती है। इससे क्या आइडिया लगेगा? इससे आइडिया लगेगा कि एक ऑर्गेनिज्म अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को या अपनी हैबिटाट को कितना यूज कर सकता है, कितने अच्छे से यूज कर सकता है। चलिए लिखिए डेफिनेशन। लिखिए, it gives an idea about the capacity of a species. It gives an idea about
द कैपेसिटी ऑफ ए स्पीसीज टू यूटिलाइज इट्स निश, टू यूटिलाइज इट्स निश। दूसरी डेफिनेशन लिखिए, इट इज द रेंज ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन और स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट, इन इट्स हैबिटेट। रेंज है, देखना ध्यान से, समझ में आएगा आपको। अब हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के उसको समझने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने की कोशिश करना। एक जंगल है, उस जंगल में दो स्पीसीज रहती है बर्ड्स की, बर्ड स्पीसीज 1, बर्ड स्पीसीज 2, दो स्पीसीज है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि इस जंगल के अंदर मान लो कोई एक फ्रूट है, उस फ्रूट की साइज होती है 1 सेंटीमीटर, छोटा सा फ्रूट है। उसी फ्रूट की साइज होती है 2 सेंटीमीटर भी, छोटा फ्रूट भी लगता है, उससे थोड़ा बड़ा साइज का भी लग जाता है। उस फ्रूट की साइज है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का भी होता है, 5 सेंटीमीटर का भी होता है, 6 सेंटीमीटर का भी होता है, 7 सेंटीमीटर का भी होता है, 8 सेंटीमीटर का भी होता है। मतलब वो फ्रूट है, उसकी साइज है, ये फ्रूट साइज है। आप ये भी कह सकते हो रिसोर्स रेंज है ये, ठीक। दूसरा, हमारे पास 2 बर्ड स्पीसीज है, वो बर्ड स्पीसीज कैपेसिटी टू यूज कितना यूज करती है। अब ध्यान से समझ लेना, यहीं पर है सारा का सारा खेल। यहां एक बर्ड स्पीसीज ऐसी है जो कि उसे 1 सेंटीमीटर का फ्रूट मिले, चाहे 2 का मिले, 3 का मिले, 8 का मिले, किसी भी रेंज में उसको फूड मिल जाए, वो खुशी खुशी खा लेती है। तो आप सोचो कि इसकी चौड़ाई कितनी हो गई निश की। ये स्पीसीज अपना निश इस रेंज से इस रेंज तक यूज कर सकती है। इस निश को कहते हैं ब्रॉड निश, ब्रॉड निश। अब दूसरी स्पीसीज समझो, एक और स्पीसीज है, वो स्पीसीज क्या कहती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की साइज का अगर फ्रूट हुआ तो वही यूटिलाइज करूंगी, इसके अलावा 4 से छोटा हुआ तो भी मैं नहीं खाऊंगी, 5 से बड़ा हुआ तो भी मैं नहीं खाऊंगी। जरा देखो इसकी चौड़ाई, नैरो है ना, इसको कहते हैं नैरो निश, नैरो निश। तो एक तो है ब्रॉड निश, एक है नैरो निश। मान लीजिए कि ब्रॉड निश है वो है स्पीसीज 1 का और नैरो निश है वो है स्पीसीज 2 का। अब हम इन दोनों स्पीसीज का एक नाम रखते हैं। ऐसी स्पीसीज जो 1 सेंटीमीटर का भी फूड खा ले, 2 का भी खा ले, 3 का भी खा ले, 4 का भी खा ले। ऐसी स्पीसीज जो ताजा फ्रूट भी खा ले, सड़ा गला फूड भी खा ले, पका हुआ भी खाए, बिना पका हुआ भी खाए, कुछ भी खा ले, उसको कहते हैं जनरलाइज्ड स्पीसीज, जनरलाइज्ड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो एक स्पेशल रेंज में खाए, कि खाएंगे तो डोमिनोज का पिज्जा ही खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे, भले ही चाहे से पिज्जा हट हो, वहां पे खाएंगे तो डोमिनोज वाला ही खाएंगे। ऐसी स्पीसीज जिसको एक पर्टिकुलर रेंज में कि भाई खाएंगे तो इसी साइज का फ्रूट खाएंगे वरना भूखे रह जाएंगे, इसे कहते हैं स्पेशलिस्ट स्पीसीज, स्पेशलिस्ट स्पीसीज।
तो आपके सामने अब कुछ बातें क्लियर है। जो स्पीसीज जनरलिस्ट स्पीसीज होगी या जनरलाइज्ड स्पीसीज होगी, इसको जनरलिस्ट भी लिख लेना। जो स्पीसीज जनरलिस्ट स्पीसीज होगी उसका निश ब्रॉड होगा, जो स्पीसीज स्पेशलिस्ट होगी उसका निश नैरो होगा। जिसका निश नैरो है वो स्पेशलिस्ट स्पीसीज होती है, जिसका निश ब्रॉड है वो जनरलिस्ट स्पीसीज होती है। अब आपके सामने दो छोटे छोटे सवाल। सवाल नंबर 1, आप मुझे यह बताइए कि ह्यूमन स्पीसीज कैसी स्पीसीज है? ये स्पेशलिस्ट स्पीसीज है कि जनरलिस्ट स्पीसीज है? ह्यूमन स्पीसीज स्पेशलिस्ट स्पीसीज है या जनरलिस्ट स्पीसीज है? आप बताइए, और क्यों है वो रीजन भी बता देना। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ये स्पीसीज में से कौन सी मतलब ह्यूमन स्पीसीज कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी? आपके सामने है, तो आप आराम से बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज को वापस से लूंगा, ठीक है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इन दोनों स्पीसीज में से कौन सी स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है जो नेचर से जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी? ये दो चीजें आपको बतानी है, फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर हम एक छोटी सी बात पे ध्यान दें कि नेचर में हर स्पीसीज अपने अपने निश के लिए अडॉप्टेड है। कोई भी स्पीसीज अपने निश को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि जैसे आप हैं, आप जो टाइप का फूड खाते हैं वो फूड खाते हैं, आप अपना फूड स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। यानी कि हम पका हुआ फूड खाते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप अपने फूड को पका के खाते हो। तो अब आप कच्चे फूड खाना स्टार्ट नहीं कर सकते, करोगे तो तकलीफ होगी आपको, है ना? जैसे कि एक मान लीजिए टाइगर है, वो टाइगर कार्निवोरी करता है, दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खाता है, तो वो टाइगर अब हर्बीवोरी नहीं कर सकता। इसका मतलब एक स्पीसीज के लिए उसका निश नेचर सेलेक्ट करके देती है कि ये पकड़ो, अपना निश अब ऐसे ही यूज करना है आपको। आपको हर्बीवोरी करनी है, पूरे लाइफ टाइम आप हर्बीवोरी करोगे। कोई भी स्पीसीज अपने निश को चेंज नहीं कर सकती। बट एक्सेप्शनली हमको थोड़े एग्जाम्पल मिलते हैं जहां ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म निश चेंज होता है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल है, तो आप एक लाइन लिखिए। एवरी स्पीसीज इज अडेप्टेड टू इट्स निश, एवरी स्पीसीज इज अडेप्टेड टू इट्स निश, बट इन सम एग्जाम्पल्स individuals can change their niche. Individuals can change their niche during their life. For example, फ्रॉग के अंदर टेडपोल नाम का कोई लार्वा होता होगा। ये टेडपोल लार्वा हर्बीवोरी करता है। हर्बीवोरी का मतलब ये हो गया कि ये सड़े गले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो प्लांट्स है वो खाता है, जब ये टेडपोल होता है तब। लेकिन जब ये लार्वा एडल्ट बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग, तब ये छोटे मोटे कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर, ये पकड़ पकड़ के खाने लगता है। तो ये क्या कर रहा है? अब कार्निवोरी कर रहा है। इसका मतलब जब ये लार्वा था तब तो इसका निश हर्बीवोरी करना था, फंक्शनल रोल, और जब ये एडल्ट हो गया तो इसका फंक्शनल रोल कार्निवोरी करना हो गया। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो टेडपोल लार्वा और फ्रॉग एक ही इंडिविजुअल है, अपनी लाइफ के दौरान अपना निश है वो ड्रामेटिकली चेंज कर लेते हैं। निश विड्थ समझ में आई आपको? तो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है निश ओवरलैप। ओवरलैप करना यानी दूसरी चीज के साथ
शेयर करना कुछ चीजें, उसे कहते हैं ओवरलैप करना। जैसे मान लो मैं एक लाइन खींचता हूं, ये एक लाइन है, अगर मैं दूसरी लाइन थोड़ी सी इसके ऊपर खींच देता हूं तो हम क्या कहेंगे कि इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, दोनों का ओवरलैपिंग हो गई। अब इसी को निश के सेंस में लीजिए। एक स्पीसीज है जो अपना फूड 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम तक खाती है, दूसरी स्पीसीज 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम तक खाती है, 6 7 8 तक। तो हम क्या कहेंगे, पहली स्पीसीज अपना जितना निश यूज कर रही है उसी का थोड़ा सा पोर्शन दूसरी स्पीसीज भी निश का यूज कर रही है। इसको कहते हैं निश ओवरलैप। बट इसका फायदा क्या है हमारे लिए, स्टडी के लिए? निश ओवरलैप से हमको यह पता चलेगा कि दो स्पीसीज में किस लेवल का कंपटीशन हो सकता है। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा कंपटीशन। लिखिए, it gives an idea about the level of competition could occur between two species. Could occur between two species. अब आपको 6 ग्राफ बनाने हैं, तो पहले आप ग्राफ बना लीजिए। छोटे छोटे बनाने हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाने। जैसे 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझना। दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज ए है एक बी है। सपोज करिए कि पहली स्पीसीज 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक का फूड खाती है, तो दूसरी स्पीसीज भी मान लो 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक का ही फूड खाती है। इसका मतलब यह हो गया कि पहली स्पीसीज जो जो फूड खाएगी दूसरी स्पीसीज भी एग्जैक्टली वही वही फूड खाएगी। 100% ओवरलैप। ऐसा अगर ग्राफ आता है इसे कहते हैं को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव का मतलब हो गया 100% ओवरलैपिंग, और 100% ओवरलैपिंग का मतलब हो गया मैक्सिमम कंपटीशन। क्योंकि यहां तो हर फूड के लिए कंपटीशन है। 1 ग्राम ये भी खाती है वो भी खाती है, तो दोनों 1 ग्राम के लिए लड़ेंगी स्पीसीज। 2 ग्राम का दोनों स्पीसीज खाती है तो वो दोनों 2 ग्राम के लिए भी लड़ेगी। समझ में आई बात आपको? तो जब को एक्सटेंसिव होता है ओवरलैपिंग, तो हर फूड के लिए कंपटीशन है। यहां तो बहुत ज्यादा स्पीसीज में कंपटीशन होगा। दूसरा एग्जांपल समझिए। एक स्पीसीज है वो 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर का फूड खाती है, कोई फ्रूट है वो खाती है, दूसरी 4 से 5 वाला ही खाती है। तो कम से कम इस रेंज के लिए तो कंपटीशन नहीं होगा। 1 ग्राम का या 1 सेंटीमीटर का फ्रूट प्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर का फ्रूट स्पीसीज 1 तो खाती है, 2 नहीं खाती। तो 2 कहेगी खा लो तुम, मेरे को क्या करना, मैं तो खाऊंगी नहीं। तो कंपटीशन नहीं होगा ना एक के लिए। ऐसे ही 2 ग्राम 3 ग्राम तक दूसरी स्पीसीज इग्नोर करेगी कि मुझे ये चाहिए ही नहीं फूड, तो कोई कंपटीशन नहीं है। बट जहां 4 और 5 ग्राम या सेंटीमीटर वाले फ्रूट्स आएंगे, दोनों स्पीसीज खाती है वो, तो दोनों स्पीसीज में कंपटीशन वहीं पर होगा। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, पहली स्पीसीज की रेंज ये है और दूसरी स्पीसीज की रेंज पहली की रेंज के अंदर अंदर ही है। इस तरीके के ग्राफ को कहते हैं, ओवरलैपिंग को कहते हैं इंक्लूडेड। पहली का दूसरी के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये इंक्लूडेड हो गया, जो हमने पहले भी देखा था ब्रॉड और नैरो के अंदर। अब इसमें कितना ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन का लेवल होगा। यहां हम ये नहीं लिख सकते कि भाई कितना कंपटीशन है लेवल, यहां पे बस इतना सा है कि इस रेंज के लिए कंपटीशन है, ओवरलैप इतना है,
तो कंपटीशन भी इसी रेंज के लिए है। तीसरा देखिए, एक स्पीसीज है, वो मान लो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक खाती है और दूसरी स्पीसीज है, वो मान लीजिए कि 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम तक खाती है। तो ऐसा कुछ है। तीन से लेके 7 तक। चीज समझना एक बार इसको। पहली स्पीसीज 3, 4, 5 इन 3 को खाती है। दूसरी स्पीसीज भी 3, 4, 5 इन्हीं को खाती है। पहली स्पीसीज 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के फूड रिसोर्सेज खाती है। दूसरी स्पीसीज 3, 4, 5, 6 ये भी 5 टाइप के खाती है। यानी पहली स्पीसीज है वो 5 रेंज में है, दूसरी भी 5 में है और दोनों में से 3-3 दोनों के लिए है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब यह हुआ कि पहली स्पीसीज दूसरी स्पीसीज का जितना निश यूज कर रही है, दूसरी स्पीसीज भी पहली का उतना ही निश यूज कर रही है। समझ में आ गई बात आपको? आप अपने फ्रेंड से जितनी हेल्प ले रहे हैं, आपका फ्रेंड भी वापस बदले में उतनी हेल्प आपसे ले रहा है। ओवरलैपिंग। ऐसे समझो कि 5 टाइप के फूड है वो स्पीसीज 1 खाती है, 1, 2, 3, 4, 5 और स्पीसीज 2 भी 5 टाइप के खाती है, 1, 2, 3, 4, 5 5 में से 3 दोनों के लिए कॉमन है। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के अंदर कंपटीशन है वो बराबर का होगा। देन नेक्स्ट, पहली स्पीसीज 1 ग्राम से लेकर के मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 ग्राम तक का फ्रूट खाती है। यानी 7 टाइप के फ्रूट्स खा लेती है। दूसरी स्पीसीज बेचारी 2 ही टाइप के 3 टाइप के फूड खाती है, 6 से लेके 8 तक। इस स्पीसीज का निश यहां से लेके यहां तक है पहली का, और दूसरी का यहां से लेके यहां तक है। क्लियर? अब देखो कि पहली स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के 6 और 7 रेंज वाले यूज कर सकती है। मतलब पहली स्पीसीज दूसरी का 2/3 निश यूज कर सकती है और दूसरी स्पीसीज 7 में से 2 टाइप का 2/7 यूज कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि पहली स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के 3 में से 2 टाइप के फूड खा सकती है और दूसरी स्पीसीज पहली के 7 में से 2 टाइप के फूड खा सकती है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक ओवरलैप। एसिमेट्रिक ओवरलैप। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज का ज्यादा निश यूज कर रही है और दूसरी स्पीसीज पहली का कम यूज कर पा रही है ना। 7 में से 2 ही टाइप के खा पाती है दूसरी, और पहली स्पीसीज 3 में से 2 टाइप के खा लेती है। यह है एसिमेट्रिक। ये 4 ग्राफ तो ओवरलैप के बनते हैं। अब देखना नॉन ओवरलैप। पहली स्पीसीज का निश जहां खत्म होता है उसके जस्ट आगे से दूसरी का स्टार्ट होता है। यानी पहली स्पीसीज 1 से लेके मान लो 4 ग्राम तक के सीड खाती है, तो दूसरी अब 4 से आगे खाएगी। इसे कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग अब्यूटिंग या अब्यूटिंग नॉन ओवरलैपिंग। इस ग्राफ के अंदर एक खास बात है। क्या? जब तक फूड अवेलेबल होंगे तब तक तो ये दोनों कंपटीशन नहीं करेगी, क्योंकि फूड अगर अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल है
तो ये अपना खाएगी, ये अपना खाएगी। लेकिन अगर फूड लिमिटेड होंगे तो थोड़े से फूड के लिए इनमें कंपटीशन थोड़ा सा पॉसिबल है। लास्ट टाइप देखिए, एक स्पीसीज 1 ग्राम से 4 ग्राम तक के फूड खाती है, दूसरी स्पीसीज 6 ग्राम से 8 ग्राम तक के फूड खाती है। इसका मतलब इन दोनों का निश के बीच में इतना गैप आ गया कि ये चाह के भी कंपटीशन कर ही नहीं सकती। इसे कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग डिसजंक्ट नॉन ओवरलैपिंग। ये 6 टाइप के ओवरलैप्स हैं, जिनमें से 2 तो नॉन ओवरलैप, एक्चुअली 4 ओवरलैप्स हैं। आप खुद देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां कंपटीशन किस तरीके से कम हो रहा है। पहला देखो, यहां 100% ओवरलैप है तो 100% मैक्सिमम कंपटीशन है। फिर कंपटीशन थोड़ा कम हुआ, फिर कंपटीशन थोड़ा कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, अब कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। नेचर ने कंपटीशन को कम करने के लिए निश को दूसरे स्पीसीज के निश से बाहर निकाल दिया। यह टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। अब आपसे मैं 2 सवाल पूछूंगा और ध्यान से दोनों सवालों को सुनिएगा, समझिएगा, आंसर करिएगा। आप सही आंसर दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप अपने आंसर विथ एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। चलिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मतलब यहां स्पीसीज 1 है, यहां स्पीसीज 2 है, यहां स्पीसीज 3 है, स्पीसीज 4 है, स्पीसीज 5 है, स्पीसीज 6 है। ऐसे स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है। अब आपके लिए सवाल यह है कि यदि इफ डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है तो बताइए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन निश विड्थ and overlapping at species level। स्पीसीज लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे यहां अभी 6 स्पीसीज है, अगर यहां पर 10 स्पीसीज हो जाए, 20 स्पीसीज हो जाए, तो स्पीसीज के निश विड्थ एंड निश ओवरलैपिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, क्या चेंज आएगा, वो आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा, अगर ये पहला सवाल है, और दूसरा, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़े तो व्हाट विल बी द इफेक्ट एट कम्युनिटी लेवल। सेम सवाल है, इस स्पीसीज लेवल की जगह आपको कम्युनिटी लेवल कर लेना है। कम्युनिटी लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा बताइए। चलो ये बात हो गई। अब एक और चीज, लास्ट, आज की क्लास के लिए लास्ट एक टर्म आता है, इसे कहते हैं विद इन फिनोटाइप एंड बिटवीन फिनोटाइप कंपोनेंट। विद इन फिनोटाइप कंपोनेंट, और एक है बिटवीन
फिनोटाइप कंपोनेंट। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि फिनोटाइप का मतलब क्या होता है। यहां पर फिनोटाइप का मतलब है मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, हम अभी तक जो समझते आए हैं, हमने ये कहा कि एक अकेला डियर रहता है जंगल में, एक ऑर्गेनिज्म है। ये बातें हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि एक डियर है, एक ऑर्गेनिज्म है ना। वास्तव में नेचर में अकेला ऑर्गेनिज्म कहीं नहीं रहता, पॉपुलेशन ही रहती है। हां, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि एक जगह पे एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन है, कोई दूसरी स्पीसीज नहीं है, जोर मार के आप ये बोल सकते हो। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअली अकेला है, तो पॉपुलेशन तो कम से कम होगी। इसलिए यहां फिनोटाइप का मतलब क्या है? फिनोटाइप का मतलब है मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी एक इंडिविजुअल। अब समझो विद इन एंड बिटवीन का मतलब क्या है। मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन के लिए 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक के सीड अवेलेबल है। एक रेंज है फूड की। एक ही फ्रूट का मतलब ये सीड है, कुछ सीड छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। मान लो एक बार 1 ग्राम से 10 ग्राम तक के सीड अवेलेबल है। विद इन फिनोटाइप का मतलब यदि पॉपुलेशन का हर मेंबर हर टाइप का सीड खा सकता है तो उसे कहते हैं विद इन फिनोटाइप। इसका मतलब निश की विड्थ हर फिनोटाइप के अंदर सेम है। यूजुअली ऐसा नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे टाइप का सीड खा पाएंगे। उनसे थोड़े बच्चे बड़े हैं, वो थोड़े बड़े साइज का सीड खा पाएंगे। जो एडल्ट्स हैं वो और बड़े सीड खा पाएंगे। जो बहुत कमजोर हो गए हैं, एज्ड मेंबर्स हैं, वो कम साइज का सीड खा पाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना। अब जो खाना हम खा सकते हैं, सेम खाना एक छोटा बच्चा 2 महीने का तो नहीं खा सकता ना। जबकि फूड वही होगा, लेकिन वो अलग रेंज में खाएगा, हम अलग रेंज में खाते हैं। ऐसा होता है। लेकिन मान लो कि जब कहीं ऐसा आपको देखने को मिले कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में सपोज करो कि 10 मेंबर हैं। 1 ग्राम का सीड, 2 ग्राम का सीड, 3 ग्राम का सीड, 4 ग्राम का सीड, 5 ग्राम का सीड, 6 ग्राम का सीड एंड सो ऑन। पहला मेंबर 1 से 6 ग्राम खा सकता है, दूसरा मेंबर 1 से 6 खा सकता है, तीसरा मेंबर 1 से 6 खा सकता है, चौथा मेंबर 1 से 6, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, नौवां भी, 10वां भी। सारे के सारे मेंबर्स 1 से लेके 6 तक सारी रेंज खा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इंडिविजुअल का निश और पूरी पॉपुलेशन का निश विड्थ सेम है। यह है पॉपुलेशन निश। हम बात करेंगे पॉपुलेशन की कि भाई ये पॉपुलेशन 1 ग्राम से 6 ग्राम तक के सीड खा सकती है, और इस पॉपुलेशन का हर मेंबर 1 ग्राम से 6 ग्राम तक के सीड खा सकता है। तो जो नीचे वाले ग्राफ आए हैं वो है इंडिविजुअल निश के, इंडिविजुअल निश। अब दूसरी बात समझिए। आपके पास में वही मान लो कि एक पॉपुलेशन है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, मान लो 7 ग्राम, और 7 ही मेंबर है। सपोज 7 मेंबर है। पहला मेंबर छोटा बच्चा है। जो छोटे साइज के बच्चे हैं वो 1 से 2 ग्राम तक का सीड खा सकते हैं। जो बड़े साइज के हैं वो मान लो 1.5 से 3 का, 2.5 से 4 का, उनसे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन में छोटे बच्चे भी होंगे, एडल्ट भी होंगे। पॉपुलेशन का मतलब सारे मेंबर्स। फिर ये नहीं देखना कि कौन क्या खा रहा है। पॉपुलेशन का मतलब हो गया
कि सब लोग मिलके क्या खाते हैं, तो आप क्या कहोगे, यदि हम पॉपुलेशन लेवल पे बात करें तो ये पॉपुलेशन के मेंबर्स 1 ग्राम से 7 ग्राम तक के सीड खा लेती है, तो ये तो हो गया पॉपुलेशन का निश। लेकिन इसी पॉपुलेशन में अगर हम इंडिविजुअल वाइज बात करें तो हम कहेंगे कि इस पॉपुलेशन के अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं रेंज में, तो ये इंडिविजुअल निश है। अगर ये बात आपको समझ में आई तो अब विद इन और बिटवीन आपको आराम से समझ में आएगा। विद इन फिनोटाइप का मतलब हर इंडिविजुअल में हर टाइप का फूड खाने की कैपेसिटी है, हर इंडिविजुअल में वो निश यूज करने की कैपेसिटी है जो पॉपुलेशन कर सकती है। हर इंडिविजुअल के अंदर निश की विड्थ है वो सेम है। यहां अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग रेंज में निश खाते हैं, फूड खाते हैं, निश यूज करते हैं। हर इंडिविजुअल का निश पॉपुलेशन के निश का छोटा छोटा पार्ट है, ना कि पूरा पॉपुलेशन का निश है। बिटवीन, यहां पर रेंज बिटवीन फिनोटाइप बिटवीन इंडिविजुअल्स डिवाइडेड है, तो ये होता है विद इन और बिटवीन। विद इन का मतलब हर इंडिविजुअल में पूरी बिड्थ है, बिटवीन का मतलब छोटे छोटे बिड्थ मिलके बड़ी बिड्थ बनती है। लिखिए, पहले इसमें लिखिए विद इन में, when all individual can use entire niche of the population, in this all individuals are generalist। within phenotype में all individuals are generalist। दूसरा लिखिए, when each individual uses a narrow range of population's niche, narrow range of population's niche, in this all individuals are specialist। छोटे बच्चे वो उसी रेंज में खाएंगे, उनसे बड़े अगली रेंज में, उनसे बड़े अगली रेंज में, तो हर एक इंडिविजुअल स्पेशलिस्ट है। ये होता है विद इन एंड बिटवीन कंपोनेंट, फिनोटाइप कंपोनेंट। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि निश डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो अभी इतना रिवाइज करिए और जो पहले पढ़ा दिए क्लासेस पहले वो देखिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।